हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज आप पढ़ेंगे जेनेटिक्स के बारे में। जेनेटिक्स किसे कहते हैं? जेनेटिक्स को इंग्लिश में आनुवांशिकी कहते हैं। आनुवांशिकी की परिभाषा क्या होती है, किसको हम आनुवांशिकी कहते हैं, किस प्रकार से डिफाइन करेंगे? तो आनुवांशिकी जीव विज्ञान की वह शाखा होती है जिसके अंतर्गत हम आनुवांशिक लक्षणों का अध्ययन करते हैं। अब बात करते हैं कि आखिर आनुवांशिक लक्षण क्या है। तो आनुवांशिक लक्षण ऐसे लक्षण होते हैं जो पीढ़ी दर पीढ़ी या एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाया करते हैं। मीन्स जेनेटिक कैरेक्टर्स आर दोज कैरेक्टर्स विच ट्रांसफर फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर आर नेक्स्ट जनरेशन। यहाँ पर आनुवांशिकी की बात करें कि आनुवांशिकी की नींव किसने डाली, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं ईसा पूर्व पहले की बात है। पाइथागोरस और अरस्तु नामक वैज्ञानिकों ने जो है जेनेटिक्स या आनुवांशिकी की नींव डाली। लेकिन इस शब्द का प्रयोग जो है सर्वप्रथम बेटसन नामक वैज्ञानिक ने 1905 में दिया या नामांकन इसका किया। ईसा बाद में मेंडल ने सन 1865 में जो है इसके बारे में अध्ययन किया और अपने सिद्धांत प्रस्तुत किए। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जो मेंडल थे इन्होंने अपने प्रयोग में, अपने सिद्धांत में, प्रिंसिपल में जो सिद्धांत प्रतिपादित किए गए उन्हें मेंडलिज्म कहा गया, मेंडलवाद कहा गया। अब हम बात करते हैं कि मेंडल कौन थे। मेंडल जो है ऑस्ट्रिया देश के ब्रून शहर के एक चर्च के पादरी थे। इन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट जो है यहाँ पर देख रहे हैं पाइसम सटाइबम, जो एक मीठी मटर है, ये इसका वनस्पतिक नाम है जिसको बॉटेनिकल नेम कहते हैं। तो ये मीठी मटर का बॉटेनिकल नेम है पाइसम सटाइबम, और मेंडल ने इसी पौधे पर जो है अपने एक्सपेरिमेंट किए। एक्सपेरिमेंट करने के बाद में यहाँ पर जो जर्नल छापा, जो पत्रिका छपवाई, वो यहाँ पर देख रहे हैं सन 1866 में एनुअल प्रोसीडिंग ऑफ द नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी ऑफ ब्रून। ये जो पत्रिका ब्रून की थी इसमें इन्होंने अपने सिद्धांत जो है प्रकाशित कराए। लेकिन 34 वर्षों तक किसी ने इनके सिद्धांतों पर, इनकी खोजों पर किसी ने ध्यान नहीं दिया। कुछ समय के बाद में सन 1900 में यहाँ पर कार्ल कॉरेंस, डीब्रीज, सेरमेक नामक वैज्ञानिकों ने इस पर पुनर्खोज की और पत्रिका में प्रकाशित होने के लिए इन लोगों ने जो है इस पत्रिका को प्रकाशित कराने के लिए, अपनी खोजों को, अपनी उपलब्धियों को प्रकाशित कराने के लिए ये जाकर के वहीं पर प्रकाशित करने के लिए पहुँचे। तब जो है पता चला कि ये सिद्धांत तो पहले ही प्रतिपादित किए जा चुके हैं। तो इस तरह से जिस समय मेंडल ने अपने सिद्धांत प्रतिपादित किए थे उस समय सभी लोग व्यस्त थे। चार्ल्स जो डार्विन या जो लैमार्क थे, उस समय जो नेचुरल सिलेक्शन का सिद्धांत या इसके बारे में विवेचना हो रही थी, तो सारे लोगों का ध्यान जो है उनकी ओर था और इसीलिए जो है इनकी बातों पर किसी का ध्यान नहीं आया। अब हम बात करते हैं कि जब आप जेनेटिक्स पढ़ते हैं तो जेनेटिक्स का मतलब क्या होता है। यहाँ पर देख रहे हैं जेनेटिक्स जो है इसमें जीन शब्द छिपा हुआ है। कहा जा सकता है कि जीन का अध्ययन या जीन का रूप या जीन की व्यवस्था, या हम इसके बारे में सही तरीके से जानकारी जो है जब करते हैं या इसका अध्ययन करते हैं तो वो आनुवांशिकी ही कहलाती है। आनुवांशिकी की डिफिनीशन में आपको बताया गया है कि आनुवांशिकी या आनुवांशिकता जीव विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत हम आनुवांशिक लक्षणों का अध्ययन करते हैं। मीन्स जेनेटिक्स इज द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी विच डील्स विद द स्टडी ऑफ जेनेटिक कैरेक्टर्स। यहाँ पर हम आनुवांशिक लक्षणों का अध्ययन करते हैं। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं कि हम कुछ इसकी जेनेटिक्स की टर्मिनोलॉजी का स्टडी करेंगे। टर्मिनोलॉजी क्या होता है कि जैसे आप स्टडी करते समय हम बहुत सारे शब्दों का यूज करेंगे, लेकिन उसमें होता क्या है, उन शब्दों का मतलब आप समझ लीजिए। यहाँ पर आप देख रहे हैं पहला शब्द आपका दिया गया है विपर्यासी गुण, जिसको आप कॉन्स्ट्रैक्टिंग कैरेक्टर कहते हैं। ये ऐसे कैरेक्टर्स होते हैं जो एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। यहाँ पर दूसरा आप देख रहे हैं एलिल्स लिखा हुआ है। एलिल्स जो होते हैं
यहाँ पर होमोजाइगस होते हैं। होमोजाइगस का मतलब होता है कि जब मेंडल ने यहाँ पर जब अपने एक्सपेरिमेंट किए तो उसमें लंबे पौधे के लिए जो शुद्ध लंबा था उसके लिए डबल कैपिटल टी का प्रयोग किया गया। किसका प्रयोग किया गया? डबल कैपिटल टी। अब यहाँ पर देख रहे हैं जो डबल कैपिटल टी हैं ये होमोजाइगस हैं, एक जैसे हैं, तो ये एलिल्स होते हैं। अर्थात एलिल्स, सभी एलिल्स जो है होमोजाइगस होते हैं। लेकिन यहाँ पर देख रहे हैं अगला पॉइंट है आपका हेट्रोजाइगस। हेट्रोजाइगस मतलब यहाँ पर एक कैपिटल टी और एक स्मॉल टी जो कि पूरी तरह से शुद्ध प्योर नहीं है, तो इसको हेट्रोजाइगस कहा जाता है। यहाँ पर जो आपका एलिल्स है ये प्योर है और हेट्रोजाइगस जो है ये आपका हाइब्रिड भी है। यहाँ पर देख रहे हैं फोर्थ पॉइंट पर हाइब्रिड। हाइब्रिड का मतलब ये होता है कि दो प्रकार की वैरायटीज या दो प्रकार के गुण एक ही चीज में मिले हों तो वो हाइब्रिड कहलाता है। यहाँ पर आप 5 नंबर पर देख रहे हैं प्योर लिखा हुआ है, मीन्स जो होमोजाइगस होंगे वो प्योर होंगे और जो होमोजाइगस होंगे वो प्योर होंगे और एलिल्स भी होंगे। यहाँ पर हेट्रोजाइगस जो होंगे वो हाइब्रिड होंगे। फिर उसके बाद में यहाँ पर अगला कैरेक्टर है या अगला शब्द जो है यहाँ पर लिखा हुआ है फिनोटाइप। फिनोटाइप किसको कहते हैं? जैसे यहाँ पर दिख रहा है आपको, क्या लिखा हुआ है? लंबा बौना कहीं आपको दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर दिख रहा है आपको कैपिटल टी और कैपिटल टी, लेकिन हम देखकर पता लगा लेते हैं या देखकर हम जान जाते हैं और हम कहते हैं कि ये पौधा लंबा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जीन संरचना को हम देखते हैं, तो अगर हम जीन संरचना को देख करके बताते हैं तो ये कैरेक्टर आपका कहलाता है जीनोटाइप। क्या कहलाता है? जीनोटाइप। मीन्स जीन्स देख करके हमें गुणों का पता चले या ज्ञान हो तो वो लक्षण जीनोटाइप कहलाएंगे। अगर यहाँ पर लिखा हो, यदि लिखा हो कि यह लंबा है, तो लंबा जो है हमें काया से पता चलता है। फिनो का मतलब होता है मार्फोलॉजी, मीन्स मार्फो उसकी कैसी है, कार्यकी कैसी है या उसकी काया कैसी है। तो हम लंबा लिखा हुआ है तब हम बता सकते हैं कि वह पौधा लंबा है। तो इसलिए ये जो लंबा लिखा हुआ है ये हो जाएगा फिनोटाइप और जो यहाँ पर कैपिटल टी लिखा हुआ है ये हो जाएगा आपका जीनोटाइप। उसके बाद में यहाँ पर देखेंगे ट्रेट। ट्रेट्स क्या होते हैं? ट्रेट्स में गुणों का हम अध्ययन करते हैं, लक्षणों का अध्ययन करते हैं। यहाँ पर रिकॉम्बिनेशन क्या उनसी प्रक्रिया होती है? रिकॉम्बिनेशन एक ऐसी प्रक्रिया होती है जिसमें बहुत सारे जो गुण होते हैं वो एक दूसरे के साथ मिल करके या मिक्स हो जाते हैं या संयोग करते हैं, तो ये प्रक्रिया रिकॉम्बिनेशन कहलाती है। इसको आप सविस्तार अभी यहाँ पर आगे पढ़ेंगे। रिकॉम्बिनेशन, अब यहाँ पर देखें रिकॉम्बिनेशन किसको कहते हैं? जब गुणसूत्रों में क्रॉसिंग ओवर होता है। यहाँ पर देखिए अगला टर्म्स लिखा हुआ है क्रॉसिंग ओवर। क्रॉसिंग इज द प्रोसेस व्हेन क्रोमोसोम एक्सचेंज सम कैरेक्टर्स फ्रॉम वन टू अनदर। मीन्स कुछ लक्षण जो होते हैं एक गुणसूत्र से दूसरे गुणसूत्र में चले जाते हैं, तो उस समय जो है जो चियाज फॉर्मेशन होता है उसमें गुणसूत्रों का या कुछ लक्षणों का आदान प्रदान हो जाता है, तो ये प्रक्रम कहलाता है, क्रॉसिंग ओवर कहलाता है। उसके बाद में जीनोम। जीनोम किसको कहते हैं? यहाँ पर जब किसी भी या जितने भी जीन्स होते हैं उन सब का जब अध्ययन किया जाता है नंबर के आधार पर या फिर उनकी जो संरचना है, स्थिति है, उन सब के आधार पर हम टोटल जीन्स का जब अध्ययन करते हैं तो उसको जीनोम कहते हैं। अब जीनोम की अगर हम बात करें तो जीनोम जो होता है वो टोटल जीन्स का जब स्टडी करते हैं वो संरचना जीनोम कहलाती है। और हम जीन्स की बात करें कि कितने जीन्स होते हैं, तो जो मनुष्य होता है उसमें जो प्रत्येक इंडिविजुअल में जीन्स के नंबर कितने होते हैं? 35,000 होते हैं। मीन्स आबादी करोड़ों में है, अरबों में है, लेकिन जीन्स हमारे कितने होते हैं? 35,000। ठीक उसी तरह से मोटी से मोटी बुक जो होती है वो 26। अगर इंग्लिश लेटर की बात करें तो टोटल इंग्लिश लेटर होते हैं 26 और मोटी से मोटी बुक जो इंग्लिश में राइट की गई है वो भी जो है जिसमें सैकड़ों हजारों की तादाद में जो पेज हैं वो 26 लेटर से ही बने होते हैं। इसी तरह से जो हमारी टोटल पॉपुलेशन है वो अरब में है, लेकिन टोटल जो जीन्स अगर कही जाए तो वो मात्र 35,000 जीन्सों से ही मिलकर बनी हुई है। यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ पर एक क्वेश्चन और उठता है कि आखिर आनुवांशिकता के अध्ययन में या आनुवांशिकी में जब सर ग्रेगर जॉन मेंडल, मीन्स यहाँ पर देखिए मेंडल का पूरा नाम जो है ये सर ग्रेगर जॉन मेंडल है। यहाँ पर
इनके इतिहास की बात की जाए तो मेंडल कहाँ रहते थे? ऑस्ट्रिया देश के ब्रून शहर के एक चर्च के पादरी थे। और इनका पूरा नाम जो है कभी कभी पूछ लिया जाता है कि ग्रेगर या मेंडल का पूरा नाम बताइए, तो मेंडल का पूरा नाम सर ग्रेगर जॉन मेंडल होता है। यहाँ पर फिर क्वेश्चन एक पुटअप होता है कि आखिर मेंडल ने मटर के पौधे को ही क्यों चुना? तो मेंडल ने मटर के पौधे को ही चुना, इसके बहुत सारे कारण थे। जैसे पौधों में भिन्नता, या कहा जाए कि कुछ पौधे या कुछ प्रजातियां लंबी होती थी और कुछ प्रजातियां बौनी होती थी। इसके अलावा कुछ बीजों का जो आकार था गोल था और कुछ बीजों का आकार जो है झुर्री था। उसके बाद हम बात करें, कुछ बीजों का रंग जो है पीला था और कुछ बीजों का रंग हरा था। उसके बाद में एक कैरेक्टर था जो था लाइफ स्पैन का, मीन्स समय अवधि का। मटर का जो समय अवधि होती है वो 3 माह होती है। और अगर ये किसी ऐसे पौधे को चुन लेते हैं जिसकी आयु सैकड़ों या वर्षों में होती, तो अपने जीवन काल में ये बहुत ही कम बार एक्सपेरिमेंट कर पाते और हो सकता है कि परिणाम सही ना आता। इसलिए कम समय अवधि के कारण भी इन्होंने मटर के पौधे को चुना। और इसके बाद में यहाँ पर हम बात करेंगे कि और क्या कारण था। तो देखिए यहाँ पर बीजों का रंग में भिन्नता थी, बीजों के आकार में भिन्नता थी और पौधों की लंबाई में भी भिन्नता थी। इसके अलावा एक और बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट ये उठता है कि इसमें इस प्रकार की, इसके पुष्पों में इस प्रकार की व्यवस्था थी कि सिर्फ स्वपरागण ही हो पाता। स्वपरागण होने से ये पता चलता है, यह हमें लाभ मिलता है कि जब हम चाहेंगे तब ही जो है परपरागण होगा, अपनी स्वेच्छा से परपरागण नहीं होगा। तो इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए मेंडल ने मटर के पौधे को चुना। अब हम बात करते हैं कि यहाँ पर आप क्रॉसिंग ओवर की बात कर रहे थे, तो क्रॉसिंग ओवर जो होता है, या फिर हम बात करें कि जैसे प्रत्येक प्राणी, प्रत्येक इंडिविजुअल नश्वर होता है, लेकिन वो अपने अस्तित्व को समाप्त करने से पहले अपनी ही जैसी संतानों को उत्पन्न करता है। चाहे कुत्ते के बच्चे को देखें तो वो पिल्ला ही होता है, किसी पेड़ के फल में जो बीज होता है उससे उगने वाला पौधा वैसा ही होता है जैसे उसके जनक होते हैं। तो इसी तरह से यहाँ पर अगर हम बात करें, लेकिन कुछ लक्षण जो होते हैं आनुवांशिक होते हैं, लेकिन कुछ लक्षण ऐसे भी होते हैं जिनका वातावरण के द्वारा या स्वभाव के द्वारा या वहाँ की जो सराउंडिंग्स होती है उसके अनुसार भी जो है बदल जाते हैं। कुछ लक्षण ऐसे होते हैं जो प्रजातियों में ना हो करके सिर्फ विशिष्ट इंडिविजुअल से ही लिए जाते हैं, जैसे मनुष्यों में गंजापन और भूरी आंखों का होना। इस प्रकार के जो लक्षण होते हैं ये स्पेसिफिक होते हैं और ये एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में चले जाते हैं। लेकिन हम बात करते हैं कि जो प्रजनी होती है, जो संतति होती है, उसमें क्या 50% मदर कैरेक्टर और 50% जो है फादर कैरेक्टर्स होते हैं। अगर ऐसा होता हो तो सभी प्रजनी लगभग एक जैसी होती हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर आप क्रॉसिंग ओवर देख रहे हैं। क्रॉसिंग ओवर के दौरान जब हमारा अर्धसूत्री विभाजन होता है उस समय 23 जोड़ी गुणसूत्र जो होते हैं मेल के और 23 जोड़ी गुणसूत्र फीमेल के जब फ्यूजन होता है तो वहाँ पर 46 गुणसूत्र बनते हैं। और इस कंडीशन में जब क्रॉसिंग ओवर होता है तो यहाँ पर जो गुणसूत्र यहाँ पर देख रहे हैं, तो गुणसूत्र जो है इसको चियाज्मा बोलते हैं। चियाज्मा, ये चियाज्मा यानी कि क्रॉसिंग ओवर में एक गुणसूत्र से दूसरे गुणसूत्रों में लक्षणों का आदान प्रदान हो रहा है। इसी क्रॉसिंग ओवर के कारण हमारे शरीर में या हमारी संततियों में
माता पिता के अलावा अन्य भी लक्षण विकसित हो जाते हैं। इसके अलावा वातावरण का भी सीधा प्रभाव पड़ता है। अब हम बात करते हैं, तो इसी तरह से जो ये लक्षण एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाया करते हैं उनको अनुवांशिक लक्षण कहते हैं। अब यहाँ पर इसकी टर्मिनोलॉजी आप समझ चुके हैं और यहाँ पर आप ये भी जान चुके हैं कि इनकी नींव किसने रखी और जो है जेनेटिक शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया और इन्होंने जर्नल या पत्रिका कौन सी थी। अब हम बात करते हैं जो मेंडलिज्म या मेंडल ने अपने प्रिंसिपल या सिद्धांत प्रतिपादित किए। तो मेंडल ने मुख्य रूप से 3 नियमों का प्रतिपादन किया और वो कुछ इस प्रकार थे। पहला नियम था प्रभाविता का नियम, लॉ ऑफ डोमिनेंस। दूसरा था लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, पृथक्करण का नियम। और तीसरा था स्वतंत्र व्यूहन का नियम, लॉ ऑफ असॉर्टमेंट। मेंडल ने पहले नियम में यहाँ पर ये बताया कि जब कोई भी 2 तुलनात्मक लक्षणों को ध्यान में रखकर क्रॉस कराया जाएगा तो प्रभावी लक्षण सुप्त लक्षण को प्रदर्शित नहीं होने देता है। मीन्स यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जैसे ये आपका कैपिटल टी और कैपिटल टी मीन्स शुद्ध लंबा पौधा है। यहाँ पर ये क्या है, शुद्ध लंबा पौधा है। और ये एक है आपके पास में स्मॉल टी और स्मॉल टी, ये है शुद्ध बौना पौधा। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं जब जीन्स अलग होंगे इन दोनों में क्रॉस कराया जाएगा और यहाँ पर देख रहे हैं कैपिटल टी स्मॉल टी से मिलेगा तो कैपिटल टी स्मॉल टी। और ये पौधा आपको दिखने में तो लंबा होगा, कैसा होगा, लंबा होगा, लेकिन कैसा लंबा होगा, संकर लंबा होगा। क्योंकि यहाँ पर आपको पहले भी बताया गया है कि हाइब्रिड किसे कहते हैं। अगर जीन्स एक जैसे हों तो उसे शुद्ध कहा जाता है, होमोजाइगस कहा जाता है। बट यहाँ पर है क्या, जीन्स संरचना जो है वो हेट्रोजाइगस है। अब हेट्रोजाइगस होगा तो हाइब्रिड होगा, मीन्स संकर होगा। फिर उसके बाद में यहाँ पर आप देखते हैं, इसको आप ऐसे ही समझ लीजिए, इसको याद रखना कि ये लंबा होगा, कैसा लंबा होगा, संकर लंबा होगा। और यहाँ पर जब आप इसको ऐसे मिलाएंगे तो ये भी जीन संरचना कुछ इसी प्रकार बनेगी, कैपिटल टी और स्मॉल टी। और ये भी पौधा कैसा बनेगा, संकर लंबा। उसके बाद में ये देखिए कैपिटल टी और स्मॉल टी, ये भी आपका पौधा जो होगा संकर लंबा होगा और ये वाला भी आपका संकर लंबा होगा। ये पीढ़ी जो है वो आपकी F1 पीढ़ी कहलाएगी। कौन सी पीढ़ी कहलाएगी, F1 पीढ़ी कहलाएगी। अब उसके बाद में हम बात करते हैं मेंडल के जो प्रभाविता का नियम है, इसका हम एक्सप्लेनेशन देखें। मेंडल ने अपने प्रथम नियम में बताया है कि जब 2 तुलनात्मक, यहाँ पर देखिए लंबा बौना, जब 2 तुलनात्मक लक्षणों को ध्यान में रखकर क्रॉस कराया जाता है, 2 लक्षणों को ध्यान में रखकर क्रॉस कराया जाता है तो प्रभावी, आप यहाँ पर देखिए प्रभावी कौन सा है, लंबा होगा या बौना। क्योंकि आप इसको देख रहे हैं, यहाँ पर देखिए ये भी आपको एक चाक दिख रही है, ये भी आपको एक चाक दिख रही है। अगर इस चाक को हम, छोटी वाली चाक को हम पीछे रखते हैं तो आपको शायद ही ना दिखाई दे। तो इस समय तो ये पूरी तरह से प्रभावी है ही, लेकिन अगर इस छोटी वाली चाक को हम इस प्रकार से रख दें तो आपको चाक ये वाली दिख रही होगी और ये वाली भी दिख रही होगी। लेकिन इस दूरी को अगर हम बढ़ाते जाएं, बढ़ाते जाएं, बढ़ाते जाएं और बढ़ाते जाएं, इस स्थिति तक ले जाएं कि ये चाक जो है रखी रहे लेकिन आपको दूर से सिर्फ यही चाक दिखे, तो आप क्या कहेंगे, ये वाली चाक दिखती है कि ये वाली चाक दिखती है? तो आपका आंसर होगा ये वाली चाक दिखती है, क्योंकि वास्तव में आपको यही वाली चाक दिखेगी। इसलिए यहाँ पर देखिए ये भी लंबी है और ये बौनी है, यानी कि स्मॉल टी कैपिटल टी। तो प्रभावी कौन होगा, तो आंसर आपका यही होगा कैपिटल टी, जो कि सही है। तो यहाँ पर कैपिटल टी और स्मॉल टी, ये देखिए कैपिटल टी और ये स्मॉल टी,
मिला दिए गए तो आपको दिखेगा कौन, लक्षण यही प्रदर्शित करेगा जो कि लंबेपन का है। और पौधा कैसा बनेगा, लंबा। जीन्स यहाँ डिफर है, मिक्स है, हाइब्रिड है, इसलिए संकर लंबा होगा। तो मेंडल का पहले नियम में जो F1 पीढ़ी में जितनी भी संतति प्राप्त होती हैं वो सभी संकर लंबे होंगे। अब यहाँ पर जीनोटाइप संरचना में अगर हम बात करें तो जीनोटाइप में आपको दिख रहा होगा संकर लंबा। अब यहाँ पर देखेंगे मेंडल का दूसरा नियम, मेंडल का दूसरा नियम लॉ ऑफ असॉर्टमेंट है, सॉरी लॉ ऑफ सेग्रीगेशन है। यहाँ पर मेंडल का तीसरा नियम लॉ ऑफ असॉर्टमेंट है, दूसरा नियम है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, जिसे पृथक्करण का नियम कहा जाता है। इसमें बताया गया है जब दो तुलनात्मक लक्षणों को ध्यान में रखकर क्रॉस कराया जाता है तो प्रभावी लक्षण सुप्त लक्षण को प्रदर्शित नहीं होने देता है। F1 पीढ़ी में सभी संतति संकर प्राप्त होती हैं। मेंडल के दूसरे नियम पृथक्करण के नियम में लॉ ऑफ सेग्रीगेशन के नियम में बताया गया है कि F1 पीढ़ी से प्राप्त संततियों के मध्य जब क्रॉस कराया जाता है तो यहाँ पर देख रहे हैं ये संकर है, संकर लंबा, जो आपको मान लीजिए यहां से लिया गया है, और ये भी आपको देखिए कैपिटल टी और स्मॉल टी, ये F1 पीढ़ी से प्राप्त संतति हैं और इनमें जो है कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, इन दोनों के मध्य जब क्रॉस कराया जाएगा तो मेंडल के दूसरे नियम पृथक्करण के नियम में बताया गया है युग्मक निर्माण के समय, युग्मक यहीं पर तो बनेगा ना, ये बनेंगे आपके युग्मक। तो युग्मक निर्माण के समय जोड़े से जीन्स निकल करके, जोड़े से जीन्स निकल आया, जोड़े से जीन्स निकल करके पृथक हो जाते हैं, पृथक हो गया, देखिए कैपिटल टी कैपिटल टी, जोड़े से जीन्स निकल करके पृथक हो जाते हैं, इसे पृथक्करण का नियम या युग्मक की शुद्धता का नियम भी कहते हैं, क्योंकि देखिए इसमें युग्मक शुद्ध हो गया है। यहां पर भी देखिए ये कैपिटल टी स्मॉल टी, ये संकर रह गया, और फिर कैपिटल टी स्मॉल टी, ये आपका हो जाएगा स्मॉल टी। यहां पर देखिए ये भी शुद्ध लंबा है, कैसा है, शुद्ध लंबा, और ये शुद्ध बौना है। यहाँ पर अगर हम जीनोटाइप और फिनोटाइप की बात करें, यहाँ पर आपने टर्मिनोलॉजी में पढ़ा था जीनोटाइप और फिनोटाइप। जीनोटाइप स्टडी कराता है मॉर्फोलॉजी का, मॉर्फोलॉजी मीन्स होता है काया, जो हमें दिखाई दे। तो पौधा आपको लगे हुए पौधे के जीन्स दिखेंगे या पौधा दिखेगा, आपको इंडिविजुअल्स दिखेगा, इंडिविजुअल लंबा है बौना, ये चीज दिखेगी, ना कि कैपिटल टी स्मॉल टी, ऐसा कुछ आपको नहीं दिखने वाला है। तो हमें जो पौधा दिखेगा उसको हम फिनोटाइप कैरेक्टर्स कहते हैं। तो जो अनुपात निकलता है दो प्रकार का होता है, एक तो जीनोटाइप का अनुपात निकलेगा और दूसरा फिनोटाइप का अनुपात निकलेगा। तो जीनोटाइप का जो अनुपात है इसमें देखिए लंबे कितने हैं, एक लंबा, दो लंबा, तीन लंबा, यानी कि जीनोटाइप का अनुपात आ गया आपका 3:1, यानी कि 3 लंबे 1 बौना। फिनोटाइप, एक मिनट, यहाँ पर ये अगर जो आपको लंबा दिखेगा तो फिनोटाइप कहा जाएगा। तो लंबे कितने दिख रहे हैं, 1 2 3, 3 आपके फिनोटाइप में आ जाएंगे, यानी कि 3 लंबा और 1 बौना। जीनोटाइप की बात करें, देखिए इसका जीन एक, इन दोनों का जीन्स एक जैसा, इन दोनों इसका जीन्स एक जैसा, मीन्स ये हो गया शुद्ध लंबा, ये हो गए संकर लंबा, और ये हो गया शुद्ध बौना। मीन्स जीनोटाइप अनुपात आया 1:2:1, फिनोटाइप का अनुपात है 3:1। तो ये था मेंडल का दूसरा नियम, जिसमें युग्मक शुद्ध हो जा रहे थे, इसीलिए इसको युग्मक की शुद्धता या पृथक्करण का नियम भी कहा जाता है। अब हम तीसरे नियम की बात करते हैं। मेंडल का तीसरा नियम स्वतंत्र अभ्यूहन का नियम, लॉ ऑफ असॉर्टमेंट। मेंडल ने इस तीसरे नियम में बताया है कि इसमें किसी भी प्रकार का प्रतिबंध नहीं लगाया गया और स्वतंत्र रूप से अभ्यूहन करने दिया गया। तो इसमें देखा गया कि गोल बीज, जो गोल बीज, बीजों का आकार गोल और आकृति
गोल थी और रंग पीला था। मीन्स गोल पीले बीज और झुर्रीदार हरे बीज के मध्य में स्वतंत्र रूप से अभ्यूहन होने दिया गया, तो उसमें देखा गया कि जो पीला बीज था वो गोल बीजों तक सीमित नहीं रहा और हरा जो रंग था वो झुर्रीदार बीजों तक सीमित नहीं रहा। मीन्स स्वतंत्र रूप से अभ्यूहन करके, और वो अनुपात आपका बना 9:3:1, और इस प्रकार से मेंडल के तीसरे नियम का अनुपात ये आया 9:3:3:1। तो इस तरह से मेंडल के बारे में आप पढ़ें कि जेनेटिक्स किसे कहते हैं, मेंडल कौन थे और इन्होंने कौन से सिद्धांत प्रतिपादित किए, और इसकी टर्मिनोलॉजी को आपने पढ़ा। तो यहाँ पर उसके बाद में देखिए मेंडल के तीनों नियम आपने पढ़ लिए। यहाँ पर आपको एक्सप्लेनेशन भी आपको समझ में आ चुका होगा। तो इसके बाद में अगर आप आगे इसके बारे में समझना चाहते हैं, वीडियो देखना चाहते हैं, तो हमारे वीडियो पर जो है कमेंट बॉक्स में जो है कमेंट करें, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।